प्लेक रप्चर हुआ है, प्लेक रप्चर हुआ है तो वो कार्डियक पेशेंट है, उसका ड्रॉप सिग्निफिकेंट है। अब प्लेक रप्चर का मतलब क्या है? देखो ये ब्लड वेसल्स है, ये जो होती है उसकी तीन लेयर्स होती है, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। इसके दरमियान जो है ये डिपोजिट जमा हो जाती है, ये जमा हुई। अब जब ये जमा हो गई ना, यहाँ पे जो डिपोजिशन हमारी 13 इयर्स की से जमा होना शुरू हो जाती है। ये स्पेसिफिकली हम कहते हैं ये जो प्लेक रप्चर हुआ है इसमें एनेस्थेमी हुआ, और जब ये प्लेक फुल 100% ये ऑपरेशन जमा बना देता है, ब्लॉकेज बना देता है, तो फिर हम क्या कहते हैं पेशेंट क्या है? स्टेमी। नो प्रॉब्लम क्या होती है? इसके आगे जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो एरिया कम्प्रोमाइज होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? डोर टू बैलून टाइम 90 मिनट्स का अचीव करते हैं, फिर एंजियोप्लास्टी करनी है और अब आज ये सारा मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरीके से, पहले शॉर्ट करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, किस तरीके से सारा प्रोसेस हो रहा होता है ना। नॉर्मली तो प्लेटलेट हमारी बॉडी में वो क्यों नहीं आके उसको कोगुलेशन प्लग बना रहा है? वेलकम बैक, ठीक है। तो नॉर्मली तो प्लेटलेट आते हैं वो कोगुलेशन कास्केड नहीं बना रहे, तो होता क्या है? मेनली आजकल सबसे लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि 2.3 मिलियन पीपल सन 2020 तक हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाएगी। हर 3 में से एक आदमी जो है ना हार्ट अटैक के मर्ज की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये ग्लोबल अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस्केमिक हार्ट डिजीज का है, मॉर्बिलिटी सबसे ज्यादा, और हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान नंबर 1 पर है, ठीक है। बहुत इफेक्ट बनाता है। PGI2 क्या करता है? एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट अटैच होने से बचाता है। ये जो उसके रिसेप्टर है, एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट से अटैच होने के, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। PGI ये कौन इलेक्ट्रॉन कैसे PGI2 को कौन कन्वर्ट करता है? COX-1 इनहिबिटर, COX-1 को कन्वर्ट करता है, और ये एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट से बचाता है। दूसरा जो इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट होते हैं उसके क्या होता है? साइक्लिक एएमपी। क्या होता है? साइक्लिक एएमपी क्या करता है कि वो प्लेटलेट इनएक्टिवेट रहता है, कहता है तुम शांत रहो, गुस्सा नहीं करो, ठीक है, आराम से रहो। तो साइक्लिक एएमपी क्या करता है? वो प्लेटलेट को इनएक्टिवेट करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ देखो ये इंजरी हुई एंडोथेलियम, ये प्लेटलेट आके यहाँ पे अटैच हो गया, जैसे प्लेटलेट अटैच हुआ तो यहाँ से रिलीज हुआ एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड जैसे रिलीज हुआ तो उसने क्या रिलीज किया? थ्रोम्बोसिन A2। वो कैसे रिलीज हुआ? COX-1 की वजह से, और थ्रोम्बोसिन A2 ने क्या किया? इसके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ पे रिलीज होता है ADP, जो कि P2Y रिसेप्टर की पूरे क्यों नहीं आ रहा है? पूरी क्यों नहीं आ रहा? ADP रिलीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है? P2Y रिसेप्टर हमारे एक्टिवेटर को एक्टिवेट किया। दो चीजें मेन समझ लें, बाकी थ्रोम्बिन भी रिलीज होता है, और भी फैक्टर आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेन क्या हुआ? P2Y ताकि ये एक्टिवेट, जैसे ही एक्टिवेट होता है तो होता क्या है? प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट जोड़े। अब तो दो मेन जो मैकेनिज्म है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक थ्रोम्बोसिन A2 जो प्लेटलेट को प्लेटलेट से बुला रहा है, आ जाओ जुड़ जाओ, और प्लेटलेट प्लग बनाए। दूसरा कैल्शियम, उसने क्या किया? P2Y रिसेप्टर, उसने क्या किया? कैल्शियम को बढ़ाया और Gp2B को एक्टिवेट कर दिया, ताकि वो एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट जोड़े। तो एक ही विशेष सर्किट बनना शुरू हो जाता है। जैसे प्लेटलेट प्लेक रप्चर हुआ, डायग्राम मिल गई, तो एक प्लेटलेट ने दूसरे प्लेटलेट को बढ़ाना शुरू कर दिया, आ जाओ, वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं? हमारे बनना रुक जाता है। तो पहले से हमने क्या किया? प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक। दूसरा हमने क्या किया कि हमने इसको दिया P2Y12 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। वो कौन से होते हैं? टिक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रेल, परासोल्टाइन। ये होते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये मेटाबोलाइट्स एक्टिव होते हैं, फिर वो जाके P2Y12 रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। नॉर्मली क्लोपिडोग्रेल दे देते हैं। दूसरी ड्रग जो न्यू आजकल हम देना शुरू किए वो है टिकाग्रेल और कैंग्रेलॉल। टिकाग्रेल और कैंग्रेलॉल जो कि रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, कैंग्रेलॉल आईवी फॉर्म में आती है, और ये डायरेक्ट ही P2Y रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या डिफरेंस है? पहला क्लोपिडोग्रेल और परासोल्टाइन और टिक्लोपिडीन, ये पहले एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, और एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होकर फिर P2Y रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, जबकि टिकाग्रेल और कैंग्रेलॉल डायरेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरी चीज ये कि क्लोपिडोग्रेल में बहुत सारे पेशेंट देखा गया है कि रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, रेजिस्टेंस आती है। पेशेंट जो है ना कोई जेनेटिकली में रेजिस्टेंस होती है, क्लोपिडोग्रेल काम नहीं होती। एक दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि नॉर्मली ज्यादातर पेशेंट ओमेप्राजोल ले रहे हैं, तो ओमेप्राजोल लेने की वजह से भी क्लोपिडोग्रेल की मेटाबोलाइट एक्टिवेशन में प्रॉब्लम। तीसरा अगर हम देखें तो जो थ्रोम्बिन रिलीज हुआ था यहाँ से, थ्रोम्बिन ये प्रोटीन एक्टिव रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, उसके लिए हम बोरा प्रेशर दवाई लेंगे, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। साइक्लिक एएमपी, इसको भी कम करने की मेडिसिन होती है, और Gp2B इनहिबिटर कम करने के लिए भी हम एक्सिक्सिनलाइन वगैरह ड्रग लेते हैं। ये आज हमारा टॉपिक डिस्कस करने का नहीं। अच्छा, अब मेन बात जो डिस्कस करने की है कि भाई एस्पिरिन रिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल इनहिबिटर है। एस्पिरिन इररिवर्सिबल इनहिबिटर है, तो एस्पिरिन बार-बार देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए पड़ती है कि एस्पिरिन जो प्लेटलेट है इसको ये आके ब्लॉक कर रहा है, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट हमारे बगैर न्यूक्लियस के होते हैं,
तो इनकी हाफ लाइफ 7 to 10 डेज की होती है। जो एस्पिरिन आपने दी उन्होंने रिसीव की, उन्होंने बात तो मान ली, लेकिन डेड हो गए, यूपीएससी नहीं, उसलिए हमें दोबारा देने की जरूरत पड़ती है। एक कॉन्सेप्ट। दूसरी बात ये कि हम ये लो डोज का एस्पिरिन क्यों दे रहे हैं, हम हाई डोज में क्यों नहीं दे रहे? वो हाई डोज में इसलिए नहीं दे रहे कि ये जो एंडोथेलियम है, जो हमारी डोज एंडोथेलियम है, इसमें तो बॉक्स पड़ा हुआ है। जब हम लो डोज में देते हैं ना तो एंडोथेलियम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये एक्स्ट्रा से तो एस्पिरिन जब भी 75 mg हमें कंटिन्यू डोज में दी जाती है, हम ज्यादा हाई डोज में नहीं देते। एक बात। दूसरी बात, कोई और कॉक्स इनहिबिटर याद है आपको? नॉर्मली एनसेड दे रहे हो, ठीक है? एनसेड हम कभी भी एस्पिरिन के साथ नहीं देंगे। क्यों? एस्पिरिन इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर, ठीक है? उसके साथ अगर आपने एनसेड देखी जो कि रिवर्सिबल इनहिबिटर है, दोनों मैकेनिज्म काउंटर रेगुलेट होगा, हमारी एस्पिरिन काम नहीं करेगी। तो कभी भी एस्पिरिन के साथ हमने कोई और दूसरी एनसेड नहीं देनी, कॉक्स इनहिबिटर नहीं देनी। क्लियर हो गया यहाँ तक? मेन बात हमने क्या की, तो हमने एस्पिरिन दे रहे हैं ताकि थ्रोम्बोलिन 2 बंद हो जाए, ठीक है? और लो डोज में दे रहे हैं ताकि हमारा जो PGI2 रिसेप्टर है वो भी डिग्रेडेशन ना हो उनकी, और वो हमारे साथ ही काम करे, ठीक है? अच्छा, अब ये नॉर्मल मैकेनिज्म है कि एंटी कोगुलेशन ड्रग कैसे काम कर रही होती है और एंटी प्लेटलेट ड्रग कैसे काम कर रही होती है। ये कोगुलेशन ड्रग एक इन्होंने दिखाया डायग्राम बना के कि एंटी कोगुलेशन ड्रग जो फिब्रिन बनता है उस पे काम कर रही होती है। एक्सटेंसिव पाथ पे इंटेंसिव पाथ पे आपने सुनने पढ़ा होगा, अभी टाइम नहीं इसमें नहीं था, ठीक है? तो बेसिकली इन्होंने कोगुलेशन ड्रग दिखाया है कि किस तरह ये सारा पाथ उसको ब्लॉक कर रहा है, एंटी प्लेटलेट का, और एंटी कोगुलेशन पाथ उसको कैसे ब्लॉक कर रहा है, ठीक है? मेन चीज हमने ये देखनी होती है कि पेशेंट को आप जो भी ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, ऐसा भी आपने बहुत ज्यादा एंटी कोगुलेशन दे दी, बहुत ज्यादा हाई डोज में एंटी प्लेटलेट दे दी, पेशेंट ब्लीडिंग इसमें चल रहा है, तो हमने दवाई जो देनी होती है ना एक ऑप्टिमम डोज पे देनी, बहुत ज्यादा भी देनी, बहुत ज्यादा कम भी देनी। मेन बात ये है कि आपने एक पेशेंट की एंजियोप्लास्टी की है, एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसे डुअल एंटी प्लेटलेट मतलब एस्पिरिन तो देनी है, उसके साथ P2Y12 इनहिबिटर जो हमने अभी डिस्कस किए थे, कौन से थे? क्लोपिडोग्राल था, टिक्लोपिडान था, पैरासोप्राजोल था, टिकेग्राल। उनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन कब तक? अब यहाँ ही समझ लो कि अगर पेशेंट स्टेबल स्किन हार्ट डिजीज का है, कौन सा स्टेबल स्किन हार्ट डिजीज जो मैंने बनाया था कि पेशेंट का प्लैक रप्चर नहीं हुआ, पेशेंट कहता है मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब मुझे पेन होता है, लेकिन प्लैक रप्चर नहीं हुआ, उसे एनेस्टेमी नहीं हुआ, उसे स्टेमी नहीं हुआ, तो ऐसा पेशेंट जिसको स्टेबल स्किन हार्ट डिजीज, उसकी हमने एंजियोप्लास्टी की तो हमने सिर्फ 6 महीने तक ही डुअल एंटी प्लेटलेट दी। कितने महीने तक? 6 महीने। मोटी चीजें बता रहा हूं। और अगर पेशेंट को ACS हो गया, व्हाट इज ACS? कि पेशेंट को एनेस्टेमी, स्टेमी या पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना होगा, पेशेंट बैठे कह रहा है कि मुझे दर्द है, तो उस कंडीशन में हमने 12 महीने तक डुअल एंटी प्लेटलेट देनी है। क्लियर हो गया? एक पेशेंट जो स्टेबल स्किन हार्ट डिजीज का उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उसको हमने कब तक देनी है डुअल एंटी प्लेटलेट? 6 महीने। एक पेशेंट है जो स्टेमी हो चुका है या एनेस्टेमी है, उसको कब तक देनी है हमने? 12 महीने। फिर उसमें चीजें आती हैं कि अगर कोई आप सर्जरी में जा रहा है, हमें कॉल दे दी भाई पेशेंट की सर्जरी होगी, तो अगर स्टेबल स्किन हार्ट डिजीज का पेशेंट है कहीं कम से कम 1 महीने तक तो इसकी दवाई डोज देनी है। अगर कोई हाई रिस्क सर्जरी नहीं, हाई मेन प्रॉब्लम अब यहाँ से हमारा कार्डियक का चीज शुरू हो गई। मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि जो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं उसमें हम जो स्टेंट डालते हैं ना वो ड्रग कोटेड स्टेंट होते हैं, ठीक है? ठीक है, एक होता है BMS। अब BMS की बात नहीं करते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बेयर मेटल के स्टेंट, ठीक है? मेटल का स्टेंट होता है। नहीं फाइनेंशियली मैं हम लोग जब NSCD में थे ना, तो जो पेशेंट आते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो गांव से आए वो दवाई नहीं खाएंगे, उनके अगर आपने डेस्क का स्टेंट डाल दिया उनका ज्यादा उनको मरने थे। डेस्क का स्टेंट डाल दिया और दवाई नहीं खाएंगे, उनको पता नहीं कि दवाई की अहमियत क्या, नहीं खाएंगे, तो उसको हम क्या करते हैं BMS डालते हैं। एंजियोप्लास्टी के टाइम ही मैं अपने प्रोटोकॉल ही करता था, पेशेंट को बताता था कि भाई ये स्टेंट डालना हो, ये बढ़िया 8 में स्टेंट डाल रहा है और 1 साल तक आपने दवाई खानी है। कहता नहीं डॉक्टर साहब मैं तो दवाई नहीं खाता, मैं तो हकीम का इलाज करता हूँ, करना है कर लो, मैं तो हम उसको फिर डेस्क नहीं डालते, क्योंकि आपने डेस्क डाला पेशेंट अगले दिन स्टेंट थ्रोम्बोसिस आपके साथ आता है, वो ज्यादती है, उसको कौन सा स्टेंट डालते हैं? BMS, बेयर मेटल के स्टेंट, ठीक है? अब बेयर मेटल की बात छोड़ो, डेस्क की बात। तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था कि स्टेंट थ्रोम्बोसिस का मतलब है आपने आर्टरी खोली, उसमें स्टेंट डाल दिया। स्टेंट की दवाई होती है, आपने डुअल एंटी प्लेटलेट लेनी होती है ना। जिन पेशेंट को हम डुअल एंटी प्लेटलेट दे रहे थे जब किसेरा में आया डेस्क का, तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस चांसेस कम हो, ठीक है? जो पेशेंट हमने क्लोपिडोग्राल के साथ दिए ना, तो क्लोपिडोग्राल के साथ जितनी भी रिसर्च हुई ना, कुछ पेशेंट में जेनेटिकली कुछ इनहेरिटेंस होती है, कुछ म्यूटेशंस होती हैं, तो उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है। कुछ और फैक्टर भी मैंने बताया था कि ओमेप्राजोल ले रहा है, ये
तो जब देखा कि रिसर्च की गई, उन्होंने कहा कि यार कुछ पेशेंट क्लॉपिड ऑर्गन के साथ जो है वो रेजिस्टेंस के साथ आ रहे हैं और स्टेंट थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि किसी पेशेंट का आपने जेनेटिक टेस्ट करके नहीं देखना अनलेस कि उसको स्टेंट थ्रोम्बोसिस, तो नॉर्मली तो हम प्रैक्टिस में नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई पेशेंट आता है स्टेंट थ्रोम्बोसिस विद क्लॉपिड ऑर्गन तो नॉर्मली हम स्विच करते हैं, यहाँ तो एंडोन टेस्ट होता भी नहीं होता। अच्छा, अब जो आज का मेन टॉपिक है एनफ्लेक, हमारे भाई लोग आए, उनका टॉपिक ये कि क्या हम मेरे साथ ही याद होगा सर टॉपिक देते हैं एनफ्लेक देते हैं, सर टॉपिक देख रहे हैं एनफ्लेक। अब इसमें जो है ना डुअल एंटीप्लेटलेट, दैट का मतलब है डुअल एंटीप्लेटलेट, ठीक है। अब मेन चीज ये आती है कि सर वो ओएसीएस पेशेंट है, सर क्या देते हैं। देखो सबसे ज्यादा अगर स्टेमी का पेशेंट है उसके अंदर पीरियड का ट्रायल है कि आपने टीका गिलरॉल भी दी, टीका गिलरॉल का नाम मुझे एनफ्लेक का नाम याद रखें, देखो स्माइल दे रहा है ना, ठीक है। तो अगर आपने टीका गिलरॉल देनी है, हमारे पास एनफ्लेक अवेलेबल भी आज हमने दिलवाई थी पेशेंट को जो मेरे साथ दिया है, तो ये पाकिस्तान में एक ही ब्रांड अवेलेबल है और भी है भाई, कुछ भूल जाए अभी बैठे हैं वो बाद में कहां से बता दूंगा, पायनियर है ना, पायनियर ये लोग हैं। तो एनफ्लेक जो है ना वो आपने स्पेसिफिक डोज देनी है, डिस्प्लिन की 300 की डोज देनी और एनफ्लेक की आपने 180 की डोज। अब ये ट्रायल्स हैं, ठीक है, इसमें हम जल्दी से इसमें गो थ्रू करेंगे कि किस में हमने दिया, कितना इफेक्ट आया। तो जैसे F0+ में आती है लो ब्लड और क्लॉपिड इसी तरह ऑर्गन इसकी भी कोई कॉम्बिनेशन में ऐसे अभी तक तो नहीं आ रही है, हाँ हो जाएगा जरूर, आज आपका मशवरा लेके जाएंगे ना, वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने कंपैरिजन करके देखा है, हम ज्यादा देर हो जाएगी, मेन चीज पे बात करते हैं, ठीक है। वही हमने जैसे बात की कि क्लॉपिड ऑर्गन जो है ना इनएक्टिव होती है, वो पहले एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है, फिर P2Y2 रिसेप्टर्स पे काम करती है, जबकि हमारी टीका गिलरॉल जो है वो डायरेक्ट P2Y2 रिसेप्टर्स पे काम करती है। जैसे फर्स्ट करें, मुझे कोई काम कहना है कि पेशेंट के बारे में डॉक्टर नाजिर से मैं डायरेक्ट कह दूं या मैं डॉक्टर अरमुगान के साथ कहूं, तो ज्यादा चांसेस है कि वो समझ गए, सही है। तो ये है ज्यादा बेहतर कि टीका गिलरॉल डायरेक्ट P2Y2, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है। P2Y2 क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिटर। इसके ऊपर एक ट्रायल हुआ था, उसका नाम था प्लेटो ट्रायल। क्या नाम था, प्लेटो ट्रायल। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है, हिंदू लोग टीका लगाते हैं, टीका ठीक है, कहाँ रखते हैं, प्लेट में, थाल में रखते हैं। तो प्लेटो ट्रायल पे, प्लेटो ट्रायल टीका गिलरॉल के ऊपर ट्रायल हुआ, प्लेटो ट्रायल, जिसमें बताया गया था कि जो है रिस्क फैक्टर्स, मोर्टेलिटी, सारे रिस्क जो है वो सारे कम हुए थे। किसमें कम हुए थे, जिन पेशेंट्स को हम क्या दे रहे थे, टीका गिलरॉल दे रहे थे, ठीक है। ये देखो ये स्टडी हुई है, ये जो है टीका गिलरॉल के बारे में, ठीक है, ये जो है वो क्लॉपिड ऑर्गन और ये प्लेसिबो। तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को हमने टीका गिलरॉल दी तो उनका इंसिडेंस, कैपिटल एग्रीगेशन सब चीज अच्छी है एज कंपेयर टू क्लॉपिड ऑर्गन। ये स्टडीज आप लोग देखते हैं। अच्छा, इस पे एक ट्रायल हुआ था अल्टीमेट डीएबीटी ट्रायल। तो ज्यादातर हमारे कंप्लायंस का इशू आता है, लोग दवाई लेते हैं, तो उस पर ट्रायल किया अल्टीमेट डीएबीटी। कुछ लोगों को 1 महीने तक उन्होंने डुअल एंटीप्लेटलेट देके देखा, एस्पिरिन और टीका गिलरॉल, और 1 महीने के बाद उन्होंने किस पे स्विच किया, सिर्फ टीका गिलरॉल। तो उसमें भी रिजल्ट जो आए ना वो अच्छे रिजल्ट आए, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, तो ब्लीडिंग रिस्क नहीं हुआ, मेनली पेशेंट ब्लीडिंग से बच गए। लेकिन ये अभी इंप्लीमेंट नहीं है तो उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन ट्रायल हुआ और पॉजिटिव ट्रायल था, अच्छा ट्रायल। जो प्लेटो स्टडी इसके बारे में भी बात की थी, हां, स्टेंट थ्रोम्बोसिस के डर की वजह से ना, अभी ट्रायल तो हुआ है, अब इसका गाइडलाइन में तो नहीं, लेकिन ट्रायल तो आया। ये मेन प्रॉब्लम नहीं आती, लोग स्टेंट थ्रोम्बोसिस डरते हैं। हमारे पास अभी अक्सर जो एनएसीटी के पेशेंट आते हैं ना, उनको क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी के बाद भी 1 महीने तक डिस्पिन पूरी करते हैं, क्योंकि गाइडलाइन से कंप्लीटली अगेंस्ट। मैंने अभी मैकेनिज्म से बताया कि आपको नुकसान दे रही है, लेकिन क्योंकि स्टेंट थ्रोम्बोसिस का डर है, मेडिसिन पेशेंट ले रहा है नहीं ले रहा, तो इस वजह से वो पूरे देते हैं। 3 साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि मेजर होते हैं, वो भी समझ लीजिए टीके गिलरॉल के बारे में। पहला जो होता है वो ब्लीडिंग, क्योंकि फॉरन डायरेक्ट P2Y2 रिसेप्टर पे एक्ट करती है तो ब्लीडिंग का रिस्क पेशेंट को बढ़ जाता है। दूसरा, पेशेंट डिस्निया की कंप्लेंट करता है, क्यों कि ये एडिनोसिन को बढ़ाती है इनहिबिशन के साथ, तो पेशेंट डिस्निया की कंप्लेंट कर सकता है, ये रिस्क होता है। तीसरा, पेशेंट का जो होता है कंडक्शन एनोमलीज, पेशेंट ब्लॉक में भी कर सकता है। अब ये रेयर है कॉम्प्लिकेशन, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप किसी पेशेंट को टीका गिलरॉल दे रहे हैं तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब ब्लीडिंग को हम कैसे कर सकते हैं, ब्लीडिंग को पीपीआई देके कम कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉपिड ऑर्गन के साथ उसका प्रॉब्लम है, टीका के साथ कम प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डिस्निया हो रहा है तो पेशेंट को उसको आपने कंटिन्यू फॉलो कर रखना है। कंडक्शन एनोमलीज आ रही तो पेशेंट डेफिनेटली जो आपके पास हॉस्पिटल में होता है, आईसीयू में होता है, कंटिन्यूअस इस्केमिक हार्ट डिजीज का है कि उसको हार्ट डिजीज है और उसको कभी भी अटैक नहीं हुआ, तो उसकी आप एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं तो 6 महीने तक आपने डुअल एंटीप्लेटलेट देनी है। एक पेशेंट जिसको एसीएस है, मतलब उसको स्टेमी हुआ है, एनेस्टेमी हुआ है या एनेस्टेमी जाएगा, उसका एंजियोप्लास्टी की है और डेस्क का स्टेंट डाला है, ड्रग वेलोसिटी स्टेंट डाला है, तो 1 साल तक देना मैंडेटरी है, ठीक है।
अगर 1 साल के बाद भी आप देना चाहें तो क्लास 2 की इंडिकेशन है, और 1 साल के बाद आप खाली पेशेंट को टिकाग्लोन के ऊपर रख सकते हैं अगर आप कंडक्टर हैं, एस्कार्ट के ऊपर भी रखा जा सकता है, और डूल एंटीबायोटिक रखा जा सकता है कि ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। और टिकाग्लोन जो है वो एनप्लेक के नाम से इजीली अवेलेबल है, ठीक है। 90 mg BD इसकी डोज है फॉर मेंटेनेंस डोज, एक सुबह और एक शाम, और लोडिंग डोज जो है इसकी कितनी है 180 mg, ये सबको पता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। थैंक यू।